स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 11वीं से केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं उसको लेकर आपके समक्ष है। और आज हमारा पहला क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसके पहले बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और केमिस्ट्री के लिए चाहे आप किसी भी क्लास में अध्ययन करते हैं, आगे आप बीएससी एमएससी स्नातक परास्नातक कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर वो सारी जो बातें बताई गई वे टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे अभी उन सब जो हमारे वीडियो हैं उनको अगर आप अध्ययन नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाकर आप पढ़ें और फिर यहाँ पे तो जुड़े ही रहिए। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए शुरू करते हैं। परमाणु संरचना, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु देखने में कैसा लगता है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है और उनके अंदर जो होता है उनके क्या गुण होते हैं, इन्हीं सब टॉपिक का अध्ययन हमको इस क्लास में करना है। परमाणु की संरचना, तो बेटा आप भी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक द्रव्य, अगर हम बात करें कोई भी द्रव्य, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये तो आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। कोई भी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आई? और परमाणु की संरचना कैसे होती है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और वे अति सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उसी परमाणु की संरचना का अध्ययन हमको करना है। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन आज से नहीं आदि से होता आ रहा है। महर्षि कणादि, आप नाम सुन लीजिए, महर्षि कणादि ने सबसे पहले परमाणु की व्याख्या किया और उन्होंने बताया कि परमाणु एक मौलिक कण है। मौलिक का मतलब मूल कण। जैसे कि ये मार्कर है, इसका अगर मूल जाए ना, जैसे हमारे अंदर भी कोई ऐसा जरूर कण है जो मूल है, जो हमारी प्राण है, जो हमारी जान है, उसके बिना हम नहीं बन सकते। उसी तरीके से इस मार्कर का भी कुछ मूल होगा जिसकी सहायता से ये मार्कर बना होगा। तो वैसे ही महर्षि कणादि ने ये कहा कि जो द्रव्य होता है उसका मूल परमाणु होता है। ठीक है, उसके बाद अरस्तु साहब आए, ठीक है, प्लेटो आए जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने भी परमाणु को लेकर अपनी व्याख्या किया और उन्होंने कहा कि द्रव्य को, उन्होंने द्रव्य के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा द्रव्य को अनंत काल तक विभाजित किया जा सकता है। ये प्लेटो साहब ने कहा कि द्रव्य जो हमारे जैसे ये पदार्थ है, ये द्रव्य है, इसको अनंत काल तक अगर काटते जाओ तो काटते जाओ तो काटते ही जाओगे। लेकिन ये सब बातें उतनी समझ में नहीं आई। सबसे पहली बात अगर समझ में आई तो वो है डाल्टन साहब का परमाणुवाद। डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या बताया, उसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद। तो हम भी अपने क्लास की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद से, कि परमाणु होता कैसा है, इसके बारे में डाल्टन साहब ने हमें क्या बताया। तो उसको हेडिंग लगाइए, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद। अब आइए समझते हैं कि डाल्टन साहब ने क्या कहा। सबसे पहला बात डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में, आगे आप लिख लीजिएगा, भाग लेता है। तो डाल्टन साहब ने पहली बात क्या बताई कि जो परमाणु है ना वो अति सूक्ष्म कण है, छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो अविभाज्य है, उसको किसी भी रीति से आप विभाजित नहीं कर सकते हो। ये पहली बात डाल्टन साहब ने बताई थी। एक एक बात सुनिएगा कि डाल्टन साहब ने क्या बताया परमाणु के विषय में। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात उन्होंने बताई
कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न उत्पन्न किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। अब देखो, ये दूसरी बात उन्होंने बता दी। उन्होंने बताया कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। दो बातें परमाणु के विषय में हुआ। पहला, परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, मतलब सबसे छोटा कण है और अविभाज्य है, उसको किसी भी रीत से हम विभाजित नहीं कर सकते, और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये तो आज भी आप परमाणु की परिभाषा में पढ़ते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, अब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें अणु थोड़ी भाग लेता है, उसमें कौन भाग लेता है बेटा? परमाणु भाग लेता है। दूसरी बात बताया कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा कोई रिएक्शन दुनिया में नहीं बना जिसको कराकर हम परमाणु को उत्पन्न कर लें, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। तो परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये उनकी दूसरी बात थी। बात नंबर तीसरी, परमाणु एक तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु आकार इत्यादि में एक समान होता है। अब देखिए, उन्होंने तीसरी बात क्या बताई कि जैसे मान लीजिए हम यहां पर लोहा ले लेते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन के जितने भी परमाणु होंगे, कोई भी मान लीजिए लोहा यहां से लाए, बंबई से लाए, कलकत्ता से लाए, कहीं से लोहा लाओगे तो उसके जो परमाणु का आकार होगा ना वो एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह का लोहा है तो उसका आकार अलग अलग हो। परमाणु का आकार एक ही होता है, एक तत्व के। तो एक तत्व के सभी परमाणुओं का आकार इत्यादि में वे एक समान होते हैं। और चौथी बात उन्होंने क्या बताई? चौथी बात उन्होंने बताई कि एक कोई भी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चौथी बात उन्होंने क्या बताई बेटा? कोई भी तत्व अगर हम ले लें तो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अब जैसे लोहा है तो इसमें अगर कितना भी तोड़ दोगे तो आपको लोहा का ही परमाणु मिलेगा, दूसरे का परमाणु नहीं मिलेगा। तो एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ये उनकी चौथी बात थी, ठीक है। तो इस और पांचवी बात ये उन्होंने बताई कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये तो इसी का जस्ट उल्टा है। तो आपने क्या देखा, डाल्टन का परमाणुवाद क्या कहता है? अगर आपसे कोई पूछे, देखो बेटा क्लास में जुड़े रहिए और कभी भी केमिस्ट्री को रटने का प्रयास मत करिए प्लीज। उसको समझिए, उसका मोटिव क्या, उसका सेंस क्या है, उसको समझने का प्रयास करिए। बस एक बार डाल्टन का परमाणुवाद सुन लिए तो जाकर कहीं भी चिल्लाइए डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु के विषय में। उन्होंने बताया था कि परमाणु अति सूक्ष्म कण है, उसे किसी भी रीति से उसे किसी भी रीत से विभाजित नहीं किया जा सकता और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया एक ही तत्वों के परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। आगे उन्होंने बताया परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इस तरीके से ये था हमारा डाल्टन का परमाणुवाद। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। और एक पॉइंट उन्होंने और बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, बुक में देख रहा था उसमें लिखा था कि परमाणु एक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुक्त परमाणु बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे कि लोहा और लोहा का परमाणु मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। उस समय अणु का नाम नहीं दिया था उन्होंने कहा था संयुक्त परमाणु
सॉरी बेटा। तो संयुक्त परमाणु का मतलब हो गया कंपाउंड, कंपाउंड एटम। यानी कि डाल्टन ने अणु नाम नहीं दिया, डाल्टन ने कहा कि एक ही प्रकार के अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड एटम बनाते हैं, यानी कि संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट कहलाते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। इसको आप नोट कर लीजिए, डाल्टन का परमाणुवाद। फिर हम पढ़ते हैं कि इनके परमाणुवाद में क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी। ठीक है बेटा। और एक टॉपिक अगर आप समझ लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, इसको रटना नहीं है, बस सुन लिए, अब उसको बोलने का प्रयास करो, खुद से बोलो या कोई आपका भाई बहन है आपके घर में आपसे छोटा है उससे बोलो, लेकिन ये डाल्टन का परमाणुवाद किसी न किसी को समझाओ जरूर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, तो हमने पढ़ लिया डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, ठीक बात। अब पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणुवाद के गुण। कौन सी इनका जो परमाणुवाद था उनमें कौन सी अच्छाइयां थी। सबसे पहला अच्छाई या सबसे पहला गुण कि इनका जो परमाणुवाद था ना, यानी डाल्टन का परमाणुवाद द्रव्य के अविनाशिता का नियम का पालन करता था। द्रव्य के अविनाशिता के नियम का पालन करता था। मतलब आपने पढ़ा है द्रव्य का अविनाशिता का नियम, यानी रासायनिक संयोग के नियम में, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम में एक बहुत ही प्रमुख नियम आता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जब सब टॉपिक पढ़कर आए होगे ना बेटा तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए पहला चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप अभी भी पढ़ सकते हो। तो द्रव्य की अविनाशिता के नियम का पालन करता था, मतलब इन्होंने बताया था ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु उत्पन्न नहीं होता है, ये उन्होंने बताया था। अगर परमाणु उत्पन्न होता बेटा तब तो द्रव्य में अंतर आने लगता। जैसे मान लीजिए हम N2 है और H2 है, इनका रिएक्शन करा देते हैं, NH3 बनता है, ये आप भी जानते हो। अगर इस अभिक्रिया में परमाणु भी बनने लगता तो इधर वजन ज्यादा होने लगता, तो पर अगर नष्ट होता तो इधर वजन कम होने लगता। भाई परमाणु बनेगा, परमाणु धीरे 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 अणु का रूप लेगा और इधर वजन ज्यादा बनने लगेगा। तो और आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम आप भी पढ़े हो कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया सकता है न नष्ट किया सकता है। ठीक है। तो रासायनिक संयोग का नियम भी आप पढ़े हो, द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी पढ़े हो। तो जो डाल्टन का परमाणुवाद था वो द्रव्य की अविनाशिता का नियम का पालन करता था। दूसरा इनमें क्या गुण था कि ये रासायनिक संयोग के नियमों का भी पालन करता था। रासायनिक संयोग के नियमों का भी पालन करता था। तो जो हमारा डाल्टन का परमाणुवाद था, रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं, आप पढ़े होंगे, हमने बताया ना रासायनिक संयोग के 5 नियम थे, आपने पढ़ा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। तो उन सारे नियमों का पालन डाल्टन का परमाणुवाद करता था। ठीक। चलिए नंबर पे 2 इनमें क्या था। नंबर 1 इन्होंने बताया कि एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान समान होता है। बताया था ना, द्रव्यमान आकार इत्यादि में एक ही प्रकार के परमाणु समान होते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता था, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन जब हाइड्रोजन के जब आइसोटोप और आइसोबार का खोज हो गया, यानी समस्थानिक और समभारिक का खोज होने लगा, तब इनका यह नियम गड़बड़ होने लगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 भी होता है। तो इन्होंने इसमें आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है। भाई हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ना, एक ही तत्व है, और उसके अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग थे। एक का द्रव्यमान 1 था, एक का द्रव्यमान 2 था, एक का द्रव्यमान 3 था। तो समस्थानिक और समभारिक में ये फेल हो गए। इन्होंने तो बता दिया था कि एक ही प्रकार के जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान समान होगा, जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने हाइड्रोजन का उदाहरण भी ले लिया, इसके 3 समस्थानिक और इनका द्रव्यमान अलग अलग था। तो इस कारण इनका
इनके नियम में दोष आना शुरू हुआ, इनका नियम धीरे धीरे फेल होना शुरू हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। इन्होंने क्या बताया था, एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो क्यों जुड़ते हैं, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं लेकिन क्यों जुड़ते हैं, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये इनका दूसरा दोष था। तीसरा दोष इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के, इन्होंने बताया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये इन्होंने नहीं बताया। तो एक ही तत्वों के परमाणु समान होते हैं, क्यों होते हैं इन्होंने नहीं बताया, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं या उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्यों होता है इन्होंने नहीं बताया। तो ये इनके दोष थे और ये इनके गुण थे। इसको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे डाल्टन के परमाणुवाद के दोष, ठीक है। दोष में क्या लिखोगे, एक ही तत्वों के परमाणु समान होते हैं लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिकों में ऐसा नहीं देखा जाता। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान क्यों होते हैं, इसका जवाब डाल्टन साहब ने नहीं दिया। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, इसका जवाब भी डाल्टन साहब ने नहीं दिया। और यही था डाल्टन के परमाणुवाद में दोष, और ये इनके दो ऐसे गुण थे जिसको कहा जा सकता है कि इनकी अच्छाई थी। इसको भी एक हेडिंग के तौर पे नोट कर लीजिए, बाद में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखिए। बेटा हमने पढ़ लिया कि डाल्टन साहब का परमाणुवाद, जब डाल्टन साहब का परमाणुवाद फेल हो गया उसके बाद आया आधुनिक परमाणु सिद्धांत। दूसरे नंबर पे क्या आया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, उसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या क्या हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम योगदान आता है विलियम क्रूक्स साहब का। क्रूक्स साहब का जो 1879 में, और फिर इसके साथ साथ थॉमसन साहब जो 1897, ठीक है। विलियम क्रूक्स साहब ने 1879 में और थॉमसन साहब के 1897 में प्रयोग के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया। इसका खोज किया इलेक्ट्रॉन का, यानी अब परमाणु के अंदर हमने घुसना स्टार्ट कर दिया। अभी डाल्टन साहब ने तो केवल परमाणु के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य है, इसे किसी भी रिश्ते से विभाजित नहीं किया सकता। लेकिन अब क्रूक्स साहब और थॉमसन साहब के प्रयोग से हमने परमाणु के अंदर घुसा और वहां पर इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अभी कैसे खोज हुई पूरा प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे। दूसरा आता है नंबर, इलेक्ट्रॉन के बाद आता है 1886 ईस्वी में, हाँ, गोल्ड स्मिथ साहब ने प्रयोग किया। उसके बाद हमारा नंबर आता है 1909 में रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग किया। 1886 में गोल्ड 1909 में रदरफोर्ड साहब के प्रयोग ने भी नाभिक का खोज किया, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे बोर का परमाणु मॉडल आया, एट लास्ट में बोर का परमाणु मॉडल आया। उसके बाद में आपका आ गया सबसे अंतिम में न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। तो यहां पर हुआ क्या, हमने क्या कहा कि जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी थी, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत था, उसमें क्या हुआ, क्रूक्स साहब ने 1879 में थॉमसन साहब ने 1897 में किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। 1886 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ साहब ने धन किरण की खोज कर दिया। किसकी खोज किया, धन किरण का खोज, जो प्रोटॉन से ही संबंधित था। धन किरण का खोज किया तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो धन किरण था
वो प्रोटॉन से ही संबंधित था। 1909 ईस्वी में रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने नाभिक का खोज किया। बाद में बोर का परमाणु मॉडल आया और न्यूट्रॉन की खोज हुआ। तो इस पूरे चैप्टर में हमको यही हमारा बेस है, इसी का हमको अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? क्रुक्स और थॉमसन का जो मॉडल था या जो क्रुक्स और थॉमसन का प्रयोग था उसका अध्ययन करना है। 1886 में गोल्डस्मिथ साहब ने जो धन किरणों की खोज किया उसका अध्ययन करना है। 1909 में रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, उसका अध्ययन करना है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसका अध्ययन करना है। और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसका अध्ययन करना है। यही हमारा, हम इसलिए इसको लिख दिए बेटा कि पहले आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर का बेस क्या है। इस चैप्टर का बेस यही है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं थॉमसन के प्रयोग से, ठीक है। थॉमसन का प्रयोग, तो इसको मिटा दें या आप इसको नोट कर लीजिए, आपके फेयर कॉपी में पहले पेज पर लिखिएगा इसको, किस सन में किसने क्या खोज किया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का खोज ऐसे कहते हैं तो बढ़िया, थॉमसन का प्रयोग, मॉडल मत कहिए, थॉमसन का प्रयोग। थॉमसन का प्रयोग क्या था? सबसे पहले ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग थॉमसन ने किया था, इसके पहले ढेर सारे वैज्ञानिक अपना प्रयास कर चुके थे। जैसे आपने पढ़ा कि विलियम क्रुक साहब ने, ये तो थॉमसन साहब ने 1897 में ये प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन इसके पहले विलियम क्रुक साहब जो थे वो 1879 में ही ये प्रयोग कर चुके थे। लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां उलट हुई जिससे वो सफल नहीं हो पाए, और थॉमसन ने उसी प्रयोग में थोड़ा सा सुधार करके अपना प्रयोग किया और उनका वो प्रयोग सफल भी रहा। तो ये क्या था थॉमसन का प्रयोग, आइए पढ़ते हैं। थॉमसन साहब ने एक विसर्जन नली लिया, इस तरीके से। विसर्जन नली मतलब जिसमें गैस विसर्जित हो सके, इस तरीके से उन्होंने एक विसर्जन नली लिया और इसमें जो दाब था ना वो बहुत कम कर दिया, दाब को बहुत कम कर दिया। दाब जैसे आप जानते हो कि वायुमंडल का दाब ऑलरेडी हर वस्तु पे है, हम पर भी है, आप पर भी है, गैस है उस पर भी है। तो वायुमंडल का दाब तो हमेशा सब पर रहता है, और एक वायुमंडल बराबर एक एटीएम इज इक्वल टू होता है आपका 760 mm पारा, यानी पारा की ऊंचाई एक एटीएम पे 760 mm के करीब होती है। बात समझ में आई बेटा? तो उन्होंने क्या किया, थॉमसन साहब ने इसका जो दाब था ना वो उन्होंने कर दिया 10⁻⁻2 mm से 10⁻⁻4 mm तक। उन्होंने इसका जो दाब था ना, यहाँ पे 3 ही रहेगा, 10⁻⁻2 mm से 10⁻⁻3 mm इसमें प्रेशर कर दिया। अब प्रेशर इतना कम कर दिया, वायुमंडल का बात छोड़ दो, वायुमंडल के दाब से भी बहुत ज्यादा कम कर दिया। अरे भाई 760 mm होता है तब एक वायुमंडल होता है, इन्होंने तो 1 mm के भी नीचे कर दिया, 1 mm के नीचे, यानी 1/100 या 1/1000 mm कर दिया इस विसर्जन नली का दाब। तो बहुत कम दाब कर दिया। और उन्होंने एक साइड में रखा कैथोड, इधर साइड में क्या रखा बेटा, कैथोड, और इधर साइड में उन्होंने रखा एनोड। ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं? कैथोड और ये हमारा रहा एनोड। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, ठीक है। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, ये धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है, पर इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। तो इन्होंने एक तरफ कर दिया कैथोड और एक तरफ कर दिया एनोड, और इसमें उन्होंने क्या किया बेटा, अत्यधिक, इसमें उन्होंने क्या किया, बहुत ही तीव्र विद्युत विसर्जन किया, यानी बहुत ही ज्यादा विभवांतर वाला विद्युत विसर्जन किया। और उसका मान कितना था, 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट विभवांतर का विद्युत विसर्जन इन्होंने किया। और उन्होंने देखा क्या, ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया था और कोई प्रैक्टिकल नहीं था। फिर से एक बार समझाते हैं। उन्होंने एक विसर्जन नली लिया, किन्होंने, थॉमसन साहब ने, और उसका दाब बहुत कम कर दिया। दाब कितना कर दिया, ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली पॉइंट है।
दाब उन्होंने कर दिया 10⁻⁻² mm, यानी कि पारे की ऊंचाई 10⁻⁻² mm, 760 mm में एक वायुमंडल होता है, मैं पहले बता चुका हूं। यानी अत्यधिक कम दाब उन्होंने कर दिया, और उसमें उन्होंने उच्च विभवांतर वाला धारा प्रवाहित कर दिया लगभग 10,000 वोल्ट का। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यहां से एक किरण निकलती है और वह एनोड की तरफ बढ़ती है। किधर बढ़ती है बेटा? एनोड की तरफ बढ़ती है, और एनोड के पीछे जाकर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, हरे रंग का यहां पर चमक उत्पन्न करती है। तो आपने क्या देखा, थॉमसन साहब ने क्या देखा कि कैथोड से एक किरण निकलती है और वह एनोड पर जाकर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। बातें समझ में आई? अब वो जो थॉमसन साहब थे वो सोचने लगे कि ये क्या है, तो उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, और उसी को कहा जाता है थॉमसन के प्रयोग का निष्कर्ष। ठीक बात, पहले प्रयोग समझ लेते हैं फिर निष्कर्ष भी समझेंगे। फिर से एक तरफ पहले उन्होंने लिया एक कांच की विसर्जन नली, उसमें उन्होंने गैस तो उसमें था ही, और उन्होंने क्या किया कि उसमें अत्यंत निम्न दाब कर दिया। निम्न दाब का मतलब 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻³ mm दाब उन्होंने कर दिया, और उसमें उच्च विभवांतर वाला विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। और उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और एनोड की तरफ बढ़ती हैं, और एनोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, अब थॉमसन साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब हमने गैस का दाब अत्यंत कम कर दिया, और उसमें देखिए, जब गैस का, एक बात समझ लीजिए, जब गैस का दाब कम नहीं रहेगा तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। गैस में भी विद्युत प्रवाहित हो सकता है। गैस का मतलब समझ सकते हो आप लोग? क्या गैस में करंट जा सकता है? आपने ठोसों में तो पढ़ा, ठोस में करंट जाता है। कुछ प्रकार के द्रव भी है जिसमें करंट जाता है, तो क्या गैस में भी करंट जा सकता है? एक प्रश्न है ना, तो जा सकता है। उसी के कारण तो ये किया गया कि 10⁻⁻² से 10⁻⁻³ जब बहुत कम दाब कर देंगे ना, यानी कि जो दाब होगा उसको घटा देंगे, उस स्थिति में करंट प्रवाहित होता है। उस स्थिति में जो गैस के कण होते हैं ना, वो आयनित हो जाते हैं। गैस के कण क्या हो जाते हैं बेटा? आयनित हो जाते हैं। तो जब इन्होंने करंट को भेजा इसमें, तो इसमें जो गैस थे ना बेटा, उसके कण क्या हो गए? आयनित हो गए, ऋणायन और धनायन में कन्वर्ट हो गए। और जो धनायन, ऋणायन तो बहुत हल्के होते हैं, जो धनायन होते हैं ना, वो इससे टकराने लगे, दाएं दाएं टकराने लगे, और टकराने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए। भाई धनायन इससे टकराए और इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, और यही इलेक्ट्रॉन निकलकर धीरे 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 एनोड की तरफ बढ़ने लगे। एनोड की तरफ बढ़ने लगे क्यों? क्योंकि ये ऋण जो है धन की तरफ आकर्षित होता है। तो जब यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे ऋण आवेशित था, और जो ही इन्होंने 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की, ये गैस आयनित हो गए, और आयनित कण जो धनायन थे वो यहाँ पर कैथोड से टकराने लगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और ये एनोड की तरफ बढ़ने लगे, और इस प्रकार खोज हो गई इलेक्ट्रॉन की। यानी थॉमसन साहब ने यही निष्कर्ष बताया कि जब हमने इसमें करंट प्रवाहित किया तो यहाँ पे जो गैसों के कण थे वो आयनित हो गए, धनायन कैथोड से टकराने लगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और निकलने के कारण वो एनोड की तरफ जाने लगे। यही इनका पूरा निष्कर्ष था, और इस प्रकार खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इस चित्र को बना लीजिए, फिर मैं इसकी थ्योरी पूरा लिखवाता हूं। बनाइए बेटा इसको। तो चलिए बेटा लिखिए थॉमसन का प्रयोग, हेडिंग डाल लीजिए थॉमसन का प्रयोग। बस एक लाइन में मैं लिखवाता हूं, ज्यादा नहीं। थॉमसन का प्रयोग। देखिए थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, थॉमसन ने 1897 ईस्वी में थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक विसर्जन नली में अत्यंत कम दाब पर, एक विसर्जन नली में अत्यंत कम दाब पर
उच्च विभवांतर का वैद्युत धारा प्रवाहित किया। थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक विसर्जन नली में अत्यंत कम दाब पर, कोष्टक में लिख भी लीजिएगा, 10 पे घाते -2 mm से 10 पे घाते -3 mm, तो अत्यंत कम दाब पर उच्च विभवांतर का धारा प्रवाहित किया। उच्च विभवांतर का धारा प्रवाहित किया और देखा कि विसर्जन नली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और देखा कि विसर्जन नली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। सोच लो, कम दाब के कारण गैस में भी धारा जा रही थी, तो विसर्जन नली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। हो गया। इसके कारण इसमें अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण इसमें अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं जो कांच पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जो कांच पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जो कांच पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अब हेडिंग डाल लिए निष्कर्ष। हेडिंग डाल लीजिए बेटा निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है? थोड़ा ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, इसमें थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, तो घबराइएगा मत, ऐसा हर चैप्टर नहीं होता है, केवल ये चैप्टर है थ्योरी बेस्ड। निष्कर्ष, देखिए थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्युत विसर्जन के कारण, अब जो सुने हो वही लिखना है, विद्युत विसर्जन के कारण गैसों के अणु आयनित हो जाते हैं। विद्युत विसर्जन के कारण गैसों के अणु आयनित हो जाते हैं। गैसों के अणु आयनित हो जाते हैं। उसमें से धनायन इलेक्ट्रोड से टकराने लगते हैं। अब जो धनायन रहेगा वो इलेक्ट्रोड से टकराएगा, ऋण वाले से। धनायन इलेक्ट्रोड से टकराने लगते हैं। उसमें से धनायन इलेक्ट्रोड से टकराने लगते हैं। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जो ऋणावेशित होने के कारण कैथोड की तरफ गति करते हैं। सॉरी, एनोड की तरफ ना बेटा, कैथोड से तो निकलते हैं। जो ऋणावेशित होने के कारण एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। कभी कभी दिमाग भटक जाता है। जो ऋणावेशित होने के कारण एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। हो गया। और सबसे लास्ट लाइन में लिख दीजिए, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, चूंकि ये किरणें
कैथोड से निकलती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरण भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें कैथोड किरण भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें कैथोड किरण भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कैथोड किरण की खोज कहीं आ जाएगा तब भी यही थॉमसन का प्रयोग ही लिखा जाएगा। तो समय हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा। आप आज सीख लिए कि गैस में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, बहुत सारी बातें। जब केमिस्ट्री के क्लास में जुड़े रहेंगे बेटा तो हम आपको बेहतर, सबसे बेहतर, इतना मैं गर्व रखता हूँ अपने आप पर, इसको गर्व मत कहिए, एक स्वाभिमान है। एक जो मेहनत करता है उसको अपने ऊपर स्वाभिमान रहता है। ऑलरेडी आपके ऊपर भी अपने ऊपर होना चाहिए। तो आप अपने और सहपाठियों को भी, जो आप देख रहे हो कितनी कम मात्रा में बच्चे जुड़े हैं, सबसे पुअर क्लास के रूप में 10th सबसे बेहतर क्लास माना जाता है विद्यालय का। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल से बच्चे जुड़ जाएंगे और हम तो सूचना देंगे ही देंगे अभी फ़ोन के माध्यम से। आप भी अपने जो सहपाठी जो आपके संपर्क में हमेशा रहते हैं उनको ज़रूर बताइए कि फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और पहले ये उम्मीद थी बेटा कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फिर ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी उम्मीद तो बंद हो चुकी है। अभी आपको अगर अपने आप को बेहतर बनाना है ना, या अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, मैं सीधी बात पे आता हूँ, तो आपको जैसे जब सब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, तो आदमी को एक काम करना चाहिए, आदमी को अपने मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। तो समय मिला है, सदुपयोग करें। और मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बुरा समय चल रहा है, ऐसे है वैसे है, तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर समय शायद ज़िंदगी में कभी मिले। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें ज़िंदगी का जो मूल उद्देश्य है, क्या करने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में, उस उद्देश्य को पूरा करने में ये समय बड़ा कारगर साबित हो रहा है। और समय अच्छा बुरा नहीं होता, हमारे विचार, हमारे सोच जो होते हैं वो अच्छे बुरे हो जाते हैं समय के साथ। ठीक है, समय कठिन आ जाता है, हम सोचते हैं बुरा समय, अरे कठिन आ गया है तो यार कछुए को देखे हो ना, जब वो समय बुरा आता है तो अपने जो सर होता है उसको अपने खोल में समा लेता है। और ऐसा नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी की प्रोसेस रोक देता है, वो उसी अंदर प्रोसेस करता है। और जब समय अच्छा आता है तो फिर अपना चलने लगता है। समय अच्छा आता है तो मछलियाँ तालाब से निकलकर बाहर भी सैर कर लेती हैं। जब बरसात होती है तो मछलियाँ जो होती हैं तालाब से निकलकर बाहर सैर करने लगती हैं। जब समय बुरा होता है तो फिर तालाब में चली जाती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अध्ययन में लीन रहिए। और ऐसा नहीं कि ये समय जब बीत जाए तो आपकी किस्मत ही खत्म हो जाए, ऐसा ना होने पाए। समय बीते तब भी हम अपने आप को बेहतर महसूस करें। उस समय देखिएगा, मैं ये जानता हूँ कि हजारों लाखों लोग, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे ना तो हजारों लाखों लोग आपसे बहुत पीछे हो जाएंगे। जिस दिन ये समय बीतेगा ना, देख लीजिएगा, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, उस दिन हजारों लाखों लोग आपसे पीछे होंगे, अगर आप लगे हो इस समय तब। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा समय चल रहा ना बेटा, इसमें मोस्टली 99% लोग सो गए हैं, कोई काम नहीं है। ठीक है, बच्चे तो मैं सबसे खास तौर पे बच्चों को कहना चाहता हूँ, 5% बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, वो तो एकदम समझ लीजिए, भारत का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इन भारत के भविष्य का नुकसान हुआ है। ये कोरोना तो बीत जाएगा लेकिन भारत का भविष्य नहीं बन सकता है। वो जो नुकसान हो रहा है, भविष्य में इतने बेरोजगार हो जाएंगे, इतने अशिक्षित हो जाएंगे कि भविष्य भी बहुत बुरा होने वाला है। ये इफेक्ट अभी आपको भविष्य में दिखाई देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तो कम से कम एक बेहतर नागरिक, एक अच्छे नागरिक, एक देश के सम्मानित नागरिक बनिए, कुछ एक सफल इंसान बनिए। और जिंदगी का एक उद्देश्य होता है कि हम सफल हो जाएं। बाकी कष्ट, दुख, परेशानियां सफल होने के बाद भी मिलनी है, लेकिन एक हल्का सा यार अपना एक कॉलर थोड़ी सी टाइट हो जाए, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। उम्मीद करते हैं आपका क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।